हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनदीप चौहान, कलाम जैसे अकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में उत्तराखंड का भौगोलिक संरचना के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज प्यारे साथियों हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड का विभाजन और पूरे विस्तार पूर्वक उसको पढ़ने वाले हैं। आइए साथियों, क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। अगर हम कहें धरातलीय आधार पर हमारे उत्तराखंड को 8 भागों में बांटा गया है, या हम ये भी कह सकते हैं भौगोलिक विभाजन जो किया गया है धरातलीय विन्यास के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारा क्षेत्र आता है गंगा का मैदानी भाग, तो गंगा के द्वारा जो महीन कण आपके बहाए जाते हैं उससे फैला हुआ क्षेत्र जो है हमारा पहला भाग गंगा का हो जाता है। उसके बाद उसी से लगा हुआ एरिया जो है, अगर हम कहें तराई क्षेत्र आता है, तो दूसरा क्षेत्र हमारा तराई है। तीसरे एरिया की बात करें तो तराई से थोड़ा सा ऊपर अगर हम जाएं तो तराई से ऊपर लगा हुआ एरिया है आपका भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र में हम जानेंगे कि यहाँ आपके पत्थर वगैरह ज़्यादा होंगे और आपका उबड़ खाबड़ वाला स्थल देखने को मिलेगा। उसके बाद चौथा आपका क्षेत्र हो जाता है शिवालिक हिमालय क्षेत्र। साथियों, ये हमारे उत्तराखंड का नवीनतम क्षेत्र है, जिसमें हम देखेंगे कि नई नई वनस्पतियां आपकी बनी रहेंगी। और अगर प्रश्न आएगा उत्तराखंड का सबसे नवीनतम हिमालय का भाग कौन सा है, तो प्यारे साथियों शिवालिक हिमालय की बात करेंगे। फिर सारे साथियों अगला क्षेत्र है आपका दून या द्वार क्षेत्र। इसी प्रकार अगले रुदम की बात करेंगे। अगला है मध्य हिमालय, या इसे लघु हिमालय भी नाम दिया जाता है। ये आप देखेंगे कि लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय बोला गया है। उसके बाद एक पॉइंट और है आपका सातवां ब्रद तथा महान हिमालय। वैसे तो इस पॉइंट को आपको बड़ा मेन याद रखना है। ब्रद और महान हिमालय एक ही नाम है, आगे पूरे विस्तार पूर्वक जानेंगे। हमारे उत्तराखंड में इनके 4 से 5 नाम आपको बताए जाएंगे, क्या क्या नाम है। अगला पॉइंट है हमारा आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कहें तो भौगोलिक विभाजन में सबसे ऊपर का क्षेत्र है, जिसमें से आपकी कुछ श्रेणियां हमारी लगती हैं। जैसे ऊपर के छोर की बात करेंगे हम उत्तराखंड के, जैसे कि उत्तरकाशी की, चमोली की और पिथौरागढ़ में, ये थोड़ी रेंज में लगने वाला आपका एरिया है। तो पैसे इन 8 भौगोलिक विभाजन के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं गंगा के मैदानी भाग के बारे में। गंगा के मैदानी भाग किस प्रकार बटा हुआ है उसे विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। आइए साथियों जानते हैं गंगा का मैदानी भाग को, कि गंगा का मैदान भाग कैसे निर्माण हुआ है, क्या क्या इसमें प्रमुख क्षेत्र हैं, उनको जान लेते हैं। तो ये आपका दक्षिणी हरिद्वार का अधिकांश भाग जो है, अगर हम कहें पूरे उत्तराखंड की, ठीक है, पूरे उत्तराखंड में जाए तो दक्षिणी भाग आपका गंगा का मैदानी भाग आता है। इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए महीन कण और अवसादों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। महीन कण कैसे आए होंगे, अवसाद कैसे आएंगे, पहले से जान लेते हैं। जैसे कि आपकी मान लेते हैं ये आपकी नदी बह रही है गंगा, और उसके साथ सहायक नदी भी आपकी बह रही है, तो उसमें छोटे छोटे बालू के कण आपके नीचे निरंतर आए हुए होंगे। तो इस प्रकार उस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। वैसे तो एक बात और ध्यान रखना है कि जो हमारा गंगा का मैदानी क्षेत्र है ये आपकी उत्पादन क्षमता में बहुत उत्पादक माना जाता है। अगर ध्यान रखना है कि उत्पादन क्षमता यहाँ आपके अधिक देखने को मिलती है। दूसरी बात एक और बता दें, जब नदियों के द्वारा आपके कण लाए जाते हैं तो जब आपकी नई मिट्टी होती है तो नई मिट्टी को हम नाम देते हैं खादर। ये आपको याद रखेंगे। जो हमारे कण हो गए हैं, जैसे छोटे छोटे कण जो हैं, बारीक बारीक कण नीचे की ओर आ गए हैं, तो उन्हें खादर कहते हैं, नवीनतम मिट्टी। तो यहाँ लिखा हुआ भी है, देखो आप प्यारे साथियों, कि खादर को नवीन मिट्टी या पुरानी हम कह सकते हैं, खादर को हम क्या कह सकते हैं, नवीन जलोढ़। ठीक है, याद रखना है, खादर को क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़ बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि अगर हम बात करें बांगर को तो इसे बोलते हैं पुरानी, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक है साथियों, याद रखना है, पुरानी मिट्टी बोलते हैं। तो आपको कैसे याद रखना है, खादर और बांगर को, पहले साथियों ये आपको याद रखना है। अगर प्रश्न आ जाए खादर और बांगर को कैसे याद रखेंगे, और खादर की बात करेंगे तो आप नई नई वस्तुएं खाते हैं, है ना। ऐसे याद रखने का तरीका बता रहे हैं खादर को कि आप हम नई नई वस्तुएं खाते हैं, तो आप नई वस्तु खाते हैं तो खादर याद कर लीजिएगा, और बेकार वस्तु को फेंक देते हैं, तो बेकार वस्तु को तो फेंकते हैं ना, तो उसे बांगर ऐसे याद रख लीजिएगा।
जाएगा। फिर साथियों कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि आप ऐसे याद रख लेंगे तो ठीक है। आपको खादर क्या है, नवीन मिट्टी है, और बांगर क्या है, पुरानी मिट्टी मानी जाती है। वैसे तो ध्यान रखना है कि खादर को खदरा भी बोल दिया जाता है कहीं कहीं स्थानों पर स्थानीय नाम से। अगर हम बात करें गंगा के मैदानी क्षेत्र में कि प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, तो वैसे साथियों इसमें धान है, आपका गन्ना है और गेहूं, 3 प्रमुख फसल आपकी पाई जाती है। इसके बावजूद अन्य फसल भी पाई जाती है। अगर बात करें अन्य फसल भी पूरी तौर पर होती है, मगर प्रमुख फसल आपकी 3 ही हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है धान, गन्ना और गेहूं। उसके बाद प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो गंगा का मैदानी क्षेत्र में प्रमुख क्षेत्र की बात की जाए तो लक्सर आता है और दूसरा रुड़की। ठीक है, ये आपके दोनों ही क्षेत्र जो है हरिद्वार के अंतर्गत आते हैं, याद रख के चलना है। और अगर प्रश्न ये भी आ जाए आपसे, जो रुड़की है प्यारे साथियों ध्यान रखेंगे कि गंगा के नदी के किनारे है। और अगर हम वास्तविक रूप से बात करें तो इसमें एक नदी और बहती है, सोलानी नदी। ठीक है, सोलानी नदी, ये हमको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, और लक्सर एरिया भी आपका हरिद्वार के अंतर्गत आ जाता है। तो प्यारे साथियों अभी तक हमने गंगा मैदान की है, गंगा का मैदानी भाग के बारे में चर्चा कर ली है। अब जान लेते हैं आपके तराई क्षेत्र के बारे में, आपके भाबर क्षेत्रों के बारे में। प्यारे साथियों अब हम पढ़ लेते हैं तराई क्षेत्र के बारे में। जैसे कि अभी हमने पढ़ा गंगा मैदानी क्षेत्र के बारे में, तो हम पहले तराई क्षेत्र के बारे में जाने। तो तराई क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है साथियों, ये ध्यान रखना है। तो महीन कणों के द्वारा इसका निर्माण होता है, जिसमें हम कह सकते हैं अवसादी चट्टानों के द्वारा हमारा तराई क्षेत्र का निर्माण हुआ है। जैसे कि प्यारे साथियों अभी आपको बताया गया कि जैसे हमारी गंगा नदी आ रही थी और आपके छोटे छोटे कण आपके लेकर आ रही थी, तो इसी प्रकार नदियों के द्वारा छोटे छोटे महीन कणों के द्वारा लाया गया और हमारे राज्य का निर्माण किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं छोटे छोटे महीन कणों के द्वारा आपका तराई क्षेत्र का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब एक प्रश्न और आएगा कि यहाँ जो मिट्टी आपकी पाई जाती है मोस्टली वो दलदली प्रकार की मिट्टी आपकी पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्रश्न आ जाए कि उत्तराखंड में दलदली प्रकार की मिट्टी आपकी अधिकांश देखने को कहाँ मिलती है, तो हम याद रखें तराई क्षेत्र में। और अगर हम इसकी बात कर लें कि इसका निर्माण कैसे हुआ है और किसके क्षेत्र में है, तो यहाँ गंगा का मैदानी क्षेत्र के ये ठीक उत्तर में है। मतलब गंगा का मैदानी एरिया हम कह सकते हैं थोड़ा नीचे, अगर कह सकते हैं नीचे हो गया थोड़ा, और उससे ऊपर का एरिया जो हो गया हम तराई क्षेत्र को जान रहे हैं, तो ठीक उत्तर में है। और इसका अगर हम तराई क्षेत्र जो फैला हुआ है 20 से 30 किलोमीटर एरिया का क्षेत्र कहलाता है। अगर प्रश्न आ जाए कि मैदानी क्षेत्र कितना फैला हुआ है, तो लगभग 20 से 30 किलोमीटर का क्षेत्र जो है फैला हुआ है। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा गंगा का मैदानी क्षेत्र भी उत्पादन क्षमता के लिए अधिक जाना जाता है, इसी प्रकार हमारा तराई क्षेत्र भी उसी क्षमता के अनुसार हम कह सकते हैं आपका उत्पादन क्षमता में अधिक माना जाता है। तो लिखा हुआ है गंगा मैदानी क्षेत्र की तरह यहाँ भी उत्पादन क्षमता अधिक है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। अगले पॉइंट की ओर नजर डालें तो ध्यान रखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। अगर हम तराई क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से हमारे क्षेत्र लगते हैं, तो पौड़ी और नैनीताल के दक्षिणी भाग लगते हैं और उधम सिंह नगर का ज्यादा आपका भाग आता है। ध्यान से तो ये भी जानना है। अब उधम सिंह नगर में हम देखें कि कौन कौन से स्थल प्रमुख है, तो प्रमुख की बात की जैसे बाजपुर हो गया, रुद्रपुर हो गया, खटीमा, किच्छा, सितारगंज, काशीपुर और जसपुर। हमारे इस प्रकार के जो क्षेत्र उधम सिंह नगर का हम कह सकते हैं अधिकांश हिस्सा आपका तराई क्षेत्र में आता है, जबकि कुछ भाग आपका हरिद्वार का भी हम कह सकते हैं तराई क्षेत्र में आता है। आपको पौड़ी और नैनीताल तो याद रखने हैं। तो इस प्रकार 4 हम जनपद कह सकते हैं मोस्टली जो आपके नीचे वाले जनपद हैं उत्तराखंड में, ठीक है, वो आपके तराई क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, जिसमें अच्छी खेती की जाती है और अन्य आपके उद्योग धंधों के लिए जाने जाते हैं। वैसे तो हम कह सकते हैं कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा अगर आप कहें कि आपका हरिद्वार से लगा हुआ देहरादून का एरिया है, वो भी आपका समतल एरिया है, मगर हम उसमें भी आपके तराई क्षेत्र को देखने को मिल जाएगा, मगर वो उसमें गिनते नहीं हैं। तो पैसे तो 4 आपको जनपद मोस्टली आपको ध्यान रख के चलना है। कौन कौन से, आपको पौड़ी याद रखेंगे, नैनीताल याद रखेंगे, उधम सिंह नगर और आपका हरिद्वार। इन 4 क्षेत्रों में आपके तराई क्षेत्र की गणना की गई है। अब आगे जान लेते हैं कि तराई क्षेत्र में किस प्रकार के लोग रहते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो अगर तराई क्षेत्र में लोगों की बात की, कुमाऊनी लोग रह रहे हैं, गढ़वाली रह रहे हैं, सिंधी लोग रह रहे हैं, इसके अलावा हरियाणी भी लोग रह रहे हैं और पंजाबी और बंगाली लोग रह रहे हैं। कह सकती हो अगर मैं कहूँ आपसे हमारे क्षेत्र में अगर तराई क्षेत्र की बात हो रही है तो पंजाबी और बंगाली क्षेत्र अगर मैं व्यक्तियों का वर्चस्व थोड़ा ज़्यादा है। कह सकते हैं हमारे यहाँ बंगाली लोग जो हैं धान की रोपाई के लिए अधिक
फेमस है या प्रसिद्ध है, इन लोगों के द्वारा अब खेती ज़्यादा की जाती है। ठीक है, तो इसके द्वारा अगर हम जाने प्रमुख फसलों को, ठीक है, कि तराई क्षेत्र में प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, तो आपका गन्ना है, धान है और सूरजमुखी। पैसा तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसका एक कारण ये भी मान सकते हैं कि दलदली भूमि है और दलदली भूमि में आपका धान बड़ा अच्छा हो जाता है या गन्ने की पैदावार भी थोड़ी अच्छी ठीक हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ी बहुत आपकी फसल आप कह सकते हैं अच्छी क्वालिटी की गेहूं की फसल भी ली जाती है। अगर हम कहें तो भाई गेहूं की फसल भी आपकी तराई क्षेत्र में ली जाती है, मगर उस मात्रा में नहीं। अगर हम कह सकते हैं अधिकांश फसल आपके गेहूं, आपका गन्ना और धान है। ठीक है, अब आपकी गेहूं की पैदावार भी काफ़ी अच्छे स्तर तक बढ़ाई गई है अगर कहें तराई क्षेत्र में। इसके अलावा हम कहें तो सूरजमुखी भी एक अच्छा विकल्प है तराई क्षेत्र में, क्योंकि अप्रैल माह में इसका पुष्प देखने को मिलता है और बड़ी अच्छी खेती की जाती है अगर तराई क्षेत्र में अगर हम बात कर रहे हैं। इस प्रकार अगर तराई क्षेत्र की बात की जाए कि जलवायु भाई कौन सी है, तो जलवायु हमारी उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऐसा तो ध्यान रखना है कि उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। अगले पॉइंट पर बात करें तो यहाँ हमारे पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। अब पाताल तोड़ का मतलब क्या है, पैसा तो समझना है कि हम कह सकते हैं जैसे आपके बोरिंग होते हैं, ट्वेल्व होते हैं या नहरों की सिंचाई के द्वारा जो किए जाते हैं, उस प्रकार की जो श्रृंखलाओं को हम कह सकते हैं पाताल तोड़ कुएं। ठीक है, जो आप बोरिंग के द्वारा पानी दे रहे हैं या आपने कहीं किसी नहर पर अपनी पंपी रख ली है या कह सकते हैं इंजन रख लिया है या अन्य किसी साधन से इस प्रकार के पानी आप दे रहे हैं, तो उसे पाताल तोड़ के कुआं नाम दिए गए हैं। ठीक है, हमको ध्यान रखना है। और यहाँ हम कहें तराई क्षेत्र में आपका जो भूजल है काफी उच्च है, पैसा तो ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वर्तमान समस्या तो बनी है मगर इतना स्तर नहीं बिगड़ा है कह सकते हैं तराई क्षेत्र में कि आपके ऊपर का स्तर ही आपका ठीक है, जहां आपको ऊंचे स्तर पर पानी मिल जाता है। तो साथियों, हमने उत्तराखंड के हिसाब से तराई क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर ली है कि तराई क्षेत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आपको याद रखना है कि जैसे कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि अपसारी चट्टानों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है और इसका क्षेत्र जो है ये आपको ध्यान रख के चलेंगे कि 20 से 30 किलोमीटर का क्षेत्र फैला हुआ है और उत्पादन क्षमता भी काफी बढ़िया है और 4 जनपदों में इसकी हमने बात की है कि ये फैला हुआ है और इतने कुमाऊनी गढ़वाली ये लोग रह रहे हैं। और प्रमुख फसलें हम कह सकते हैं 4 ही मान सकते हैं, आपका गन्ना, धान, गेहूं और कह सकते हैं सूरजमुखी। और इसके अलावा हम जलवायु की बात कर लेते हैं, पोषण प्रकार की है और पाताल तोड़ कुएं पाए जा रहे हैं और भूमि जल आपका क्या है उच्च स्तर का है। तो प्यारे साथियों, हमने इन सारी चीजों को डिस्कस कर लिया है। अब हम अगले क्षेत्र की चर्चा कर लेते हैं। ऐसे कि अब हम बात कर लेते हैं भौगोलिक विभाजन में भाबर क्षेत्र की, जो कि हमारा तीसरा भाग है। तो भाबर क्षेत्र की अगर चर्चा करें तो पहला प्रश्न आएगा कि ये कहां से कहां तक पड़ता है। तो ये तराई क्षेत्र के उत्तर में पड़ता है और शिवालिक एरिया की बात करें तो आपके दक्षिण में पड़ता है, क्योंकि शिवालिक एरिया थोड़ा इससे ऊपर आ जाता है और तराई क्षेत्र इससे नीचे है। ऐसा ध्यान रखना है। तो हम ये कह सकते हैं, पैसे आपको याद रखना है कि जैसे हमारा ये भाबर क्षेत्र है, ये मान लेते हैं पैसे भाबर क्षेत्र है। ठीक है, तो इससे ऊपर का जो एरिया हो गया वो आपका शिवालिक एरिया हो गया, याद रख लेंगे। और नीचे वाला जो क्षेत्र हो गया हम ये कह सकते हैं वो हो गया आपका तराई क्षेत्र। तो इस प्रकार याद रख लेंगे। ये आपकी उत्तराखंड में इस प्रकार पट्टीदार आपको बटे हुए हैं, इस प्रकार याद रखना है आपको। ठीक है, अब आपका प्रश्न आएगा कि भाबर क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है। तो अगर निर्माण की बात की जाए इस क्षेत्र की तो प्लेटोसीन युग में क्या हुआ, प्लेटोसीन युग में शिवालिक क्षेत्र से जो आपकी बेगवती मतलब तेज धारा के साथ बहने वाली नदियों के द्वारा जो लाए गए बजनी अवसादों, बजनी मतलब पत्थर जो है आपके मोटे मोटे बालू जो है उनके द्वारा इस निक्षेप हुआ है। मतलब एक छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थरों का तो छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाना, तो निक्षेपण हो गया। इस प्रकार भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ। तो प्यारे साथियों, साधारण वे में बात करें तो कहने का मतलब यह है कि बड़ी बड़ी नदियों के साथ पत्थर लाए गए और पत्थरों को छोटे छोटे रूप में तोड़ दिया गया। ठीक है, और छोटे छोटे पत्थरों से ही आपका भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ है, ये आपको समझ लेना है। अगर हम बात करें जैसे कि पूर्व में चंपावत से लेकर और अगर हम बात करें दूसरी ओर अगर पश्चिम की ओर बात कर ली जाए तो देहरादून तक ये क्षेत्र फैला हुआ है और लगभग आपका 10 से 20 किलोमीटर तक का क्षेत्र ये फैला हुआ है। जैसे कि अभी हम बताएं आपको कि ये इस प्रकार आपका क्षेत्र फैला हुआ है, तो ये आपकी पट्टीदार फैला हुआ है। तो पट्टीदार क्षेत्र में जो है 10 से 20 किलोमीटर तक क्षेत्र फैला हुआ है और ये सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र है। आपसे प्रश्न आएगा कि सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे भाबर क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और ध्यान रखना, यहाँ नदियां भूमिगत हो जाती
जाती हैं। भूमिगत मतलब है कि भूमि के अंदर समा जाती हैं। तो अधिकांश जो भूमि के अंदर जो आपकी नदियां समाती हैं वो किस क्षेत्र में, भाबर क्षेत्र को याद रख के चलेंगे। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, इस क्षेत्र में कृषि के लिए अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त क्यों है? क्योंकि यहाँ आपके बड़े बड़े पत्थर है और मिट्टी कुछ इस प्रकार की योग्य मिलती नहीं है। इस क्षेत्र में आपकी झाड़ियां और जंगली वनस्पतियां भी पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ आपकी सबसे ज्यादा झाड़ी की बात करें या हम कह सकते हैं आपकी जंगली वनस्पतियों की बात करें, ये आपका क्षेत्र आता है। और इसमें एक पॉइंट और याद रखना जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस क्षेत्र में भूमि उबड़ खाबड़ और मिट्टी कंकड़ और पत्थर युक्त होती है। और इस प्रकार की जो मिट्टी को है ना प्यारे साथियों, ध्यान रखना, बोल्डर नाम दिया जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन और आ जाएगा कि भाबर क्षेत्र को हम किसी अन्य नाम से जानते हैं, तो प्यारे साथियों याद रख सकते हैं, इसे हम बोल्डर नाम के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसका एक अन्य नाम भी आपको पता होना चाहिए, इसे बोल्डर भी कहा जाता है। और जबकि ये 10 से 20 किलोमीटर तक का फैला हुआ एरिया है। प्यारे साथियों अभी तक हम 3 क्षेत्रों के बारे में बात कर चुके हैं उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन में। सबसे पहले हमने गंगा के मैदानी क्षेत्र की बात की, फिर आपके तराई क्षेत्र के बारे में बात की, और फिर हमने भाबर क्षेत्र की बात की। वैसे तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में आपको पढ़ा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।